हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अगेन थर्मल इंजीनियरिंग के एक और लेक्चर पे आ रहे हैं। थोड़ा सा लेक्चर आज मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं बता दूं हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। अभी हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग लेक्चर ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने गैसेस लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, और उसके अलावा हमने जीरॉथ लॉ को भी स्टडी किया था। डिटेल में स्टडी नहीं करा हम लोगों ने, अभी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सब पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस क्या होती है, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे हम लोग, और गैस कांस्टेंट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये जर्नली हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं फिलहाल, तो ये हमारा सेकेंड डेमो लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद एक डेमो लेक्चर आपको और मिलेगा जिसका कोई चार्ज नहीं देना। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय मी फॉर प्रोडक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाउ देखो बच्चों, एक वर्ड पढ़ते हैं हम लोग, एवोगैड्रो लॉ। ये मैंने रफ का स्पेस छोड़ा है, मैं यहां पर अपना रफ वर्क करूंगा, मार्कर। देखो बच्चों, ये यहां मैं आपको एक रफ वर्क में जो चीजें मुझे लगेगा समझाने वाली हैं वही मैं यहां समझा दूंगा, ठीक है। देखो होता क्या है, एवोगैड्रो ने क्या बोला कि जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर अदर चीजें फिक्स रखी जाए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड सो ऑन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स सबको पता होगा, हर क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जैसे कि 15 मोल, 20 मोल। मोलर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत डिटेल में मैं नहीं बताने वाला आपको, सिर्फ इतना समझो। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये हमें एक एक्स्ट्रा लॉ पढ़ना पड़ा है। कीप रिमेंबर, ये पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक में डिटेल में नहीं दिया, बिकॉज ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बट एग्जाम में आ जाता है, इसलिए कराना पड़ रहा है। नाउ तो एवोगैड्रो लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, वेयर वी इज अ वॉल्यूम ऑफ गैस एंड इज अ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये आपको एक दिमाग में रखना है। अच्छा, इस नंबर ऑफ मोल का रिलेशन किसी भी गैस के मास से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल समझ आ गया। तो ध्यान रखना, किसी भी गैस के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक होता है उसका मोलर मास, मोलर मास। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो उसका मोलर मास होता है 14, ठीक है। जो नॉर्मल मास हम 1 किलो ले रहे हैं, 2 किलो ले रहे हैं, वो अलग है। मोलर मास जो होता है वो, जो जब आपने केमिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा मोलर मास हर गैस का अलग अलग होता है। मैं बता दूं आपको, जो एयर का जनरली हम लोग मोलर मास लेते हैं वो 28 लेते हैं, एयर का 28। ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दो गैसेज हैं, दोनों का मोलर मास ऐड करते हैं, फिर 2 से हम लोग डिवाइड करके मीन लेके 28 लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी बिकॉज मुझे लगता है शायद काम आ सकती है। तो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल का रिलेशन समझो। नंबर ऑफ मोल जो होता है वो होता है मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। कितना गैस का मास है अपॉन मोलर मास। जहां तक मुझे याद है, जब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो वहां एक 9th का टॉपिक पढ़ते हैं, हर चीज का मोलर मास निकालना। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि वाटर का मोलर मास कितना होगा तो आप सबने कैलकुलेट किया होगा, इट इज 18, ठीक है। अब एक केजी वाटर के अंदर 18 उसका मोलर मास है, और हमने मास जितना वाटर लिया केजी में, तो बेसिकली इस कैपिटल M इज अ मोलर मास, और ये इज ओनली द मास ऑफ सब्सटेंस, कितना हमने लिया। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास एंड द मास ऑफ सब्सटेंस। ये एक्स्ट्रा आपको बताना पड़ता है, पार्ट ऑफ अ केमिस्ट्री, बट फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम कर रहे हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन का एक स्टेप ढंग से सुनना, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मैं रफ में आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बच्चों, हमें क्या समझना, हमें पता है, हमने बॉयल्स लॉ, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज देख लेना। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, याद कर लो। हमने जुगाड़ बनाया था, पापा टीवी दिलाओ, और यहां था 1 2 3, और 1 2 3 को हमें लिखा था यहाँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और यहां पर गे-लुसैक लॉ। तो बॉयल्स लॉ नंबर 1 पे है, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन था। ऐसे करके हमने याद किया था, नहीं तो लास्ट लेक्चर आप पूरा देखेंगे, एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ तो बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। और आज मैंने आपको बताया एवोगाड्रो लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 3 अलग अलग रिलेशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन कर देंगे। जब तीनों कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग अबव इक्वेशन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ 1/p t और n कंबाइन करें। मैं दोबारा कंबाइन करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो 1/p नीचे है, इंटू टी और इंटू n, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा ये आ जाएगा Tn/p। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। और ये आप सबको पता होगा, प्रोपोर्शनलिटी का जब भी साइन हटाते हैं तो वहां पर कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है। तो हमने यहां पर एक कांस्टेंट लगाया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड RU। कीप रिमेंबर, कांस्टेंट को मैंने एक सिंबल दिया है RU। मैं क्या, काफी सारी बुकें ये सिंबल देती हैं RU, ठीक है। और इस R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और क्योंकि RU लिखा है इसका मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब गैस कोई सी भी आ जाए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी सारी गैसेस के लिए। तो हमारा कांस्टेंट आ गया RU, ऊपर है आपका Tn और अपॉन P। तो हमारा समझ आ गया आपको यहां तक कैसे आया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं कैसे मैंने लिखा ये, ठीक है, दोबारा देख लो इसको एक बार। तो मैंने क्या किया, तीनों को कंबाइन किया, तो वॉल्यूम आ गया आपका Tn डिवाइडेड बाई P। ये प्रोपोर्शनल में है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बच्चों, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां पर RU मेरा कांस्टेंट है और Tn डिवाइडेड बाई P ये मेरा जो वैल्यू थी, वेयर RU इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। अब हमने क्या किया, P की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ V से कर दी, तो हो गया PV इक्वल टू NRUT, ठीक है। ये हमारा बेसिक रिलेशन बनता है, NRT भी बोलते हैं इसको। यही होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। मैं इक्वेशन को EQN लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप समझदार हो गए, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, ये हमने जो अभी यहाँ एक रफ में एक समझा था वो था वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ गैस के ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग, और डिवाइडेड बाई m इज अ मोलर मास ऑफ द गैस। हमने यहां पर क्या किया, इस n के बजाय हम ये वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। रेड कलर से आई थिंक दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखेगा मैं बोल भी दूंगा। तो PV इक्वल टू जहां पर n रखा था, दिख रहा है आपको n, जहां n रखा था उसके बजाय हमने स्मॉल m अपॉन कैपिटल M रख दिया। नाउ स्मॉल m तो एज इट इज है, इस कैपिटल M को मैं इसके नीचे ले गया। मैं इसको दोबारा से रेड से लिख देता हूं, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी, ये वाला ऐसे, और यहां पर एक्स्ट्रा क्या है और T है, तो कुछ नहीं किया, इस m को शिफ्ट कर लिया। नाउ RU बाई m, एक नया हमें चीज मिली RU बाई m, और जो ये वाला हमारा फैक्टर होता है RU बाई m वाला, ये जो फैक्टर होता है ये वाला, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये RUM वाला जो फैक्टर है हमारा, इस फैक्टर का नाम होता है, हम लोग सिर्फ R बोलते हैं इसको, R नहीं R, और जो ये R होता है आपका R, ये होता है आपका गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट मतलब ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा, ये कंबाइंड नहीं होगा। मतलब अगर आप अलग से, मतलब अगर आपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ और होगा, अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ और होगा, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ और होगा, ठीक है। जैसे कि एयर के लिए बात करेंगे, अभी हम निकालेंगे एयर के लिए, तो R इज अ गैस कांस्टेंट, तो फाइनल रिलेशन इज PV इक्वल टू MRT, एंड दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, ये जो ये वाली इक्वेशन है ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, बट इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज करते हैं। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है बच्चों वो ये वाला यूज करते हैं 11th क्लास के अंदर, बट इंजीनियरिंग के अंदर हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं PV इक्वल टू MRT, बिकॉज हम लोग जनरली मास यूज करते हैं। तो यहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ गैस, R इज यूनिवर्सल गैस, R इज अ गैस कांस्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर, ठीक है। इतना ये डेरिवेशन आई होप सब आप कर लेंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई डाउट आएगा तो मैं आप जब भी लाइव क्लास लूंगा आपको पता होगा, उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक। मैंने स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया है, कहीं कहीं नहीं लगा होता, कहीं पर सिर्फ गैस कांस्टेंट ही लिखा होता है, ठीक है। तो वेयर R इज ए गैस कांस्टेंट, तो हमने क्या किया, हमें समझ आया कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर मैं सिर्फ गैस कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो उस गैस का मोलर मास आ जाता है, वेयर M इज अ, वैसे मैंने यहां लिखा हुआ है N इज अ मोलर मास, तो N आपका मोलर मास है। तो ये 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा गया होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड नॉर्मल गैस कांस्टेंट। नाउ इसके बाद अगला आते हैं बच्चों, हम अब बात कर रहे हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट की। ये बहुत पूछा आएगा, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल के अंदर जब आपको प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, टेम्परेचर दिया, तो आपको R की वैल्यू पता होनी चाहिए विद इट्स यूनिट। नाउ
तो अभी हमें पता है PV इक्वल टू mRT होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m को इधर रखेंगे, या मैं यहाँ एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, 2 मिनट लगेंगे। तो PV इक्वल टू होता है आपका mRT, ठीक है। अब इसको m को यहाँ रखेंगे, इस RT को नीचे ले आएंगे, तो PV इक्वल टू RT इज इक्वल टू क्या हो गया, m। नाउ अभी m एज इट इज रहेगा, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। अच्छा सॉरी, उल्टा हम लोग को तो m लेके आना है, रियली सॉरी। हाँ, r की तो मुझे यूनिट पता करनी है, तो मेरे को m को और t को नीचे लाना था। तो यहाँ पर m और t नीचे आ गया, तो यहाँ बचा r, यहाँ m और t थे। मास की यूनिट क्या होती है, kg, और टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। अगर किसी को कंफ्यूजन हो गया हो, कई लोगों को हो जाता है, हल्का सा अगर गड़बड़ हो जाए तो मैं दोबारा कर देता हूँ, PV अपॉन RT अपॉन m। कुछ लोग कह रहे होंगे दोबारा क्यों करा, समझ आ गया था। हर तरह का बच्चा होता है तो हर तरीके से करके दिखाना पड़ता है ना। चलिए, तो प्रेशर कितना है आपका, प्रेशर यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है, मीटर क्यूब। आर होता है, अच्छा फिर मैंने गलती कर दी ना। एक्चुअली ये मिस्टेक मेरी नहीं है, क्या है ना कि जब मैं बताता हूँ आपको, हम लोग कहीं न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल में हमें मास निकालना होता है, तो क्या होता है सारा का सारा जो है वो इधर ले आते हैं और मास उधर छोड़ते हैं, तो वही वाली हैबिट की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो m की यूनिट क्या है, kg, आई थिंक समझ आ रहा होगा, दोनों को नीचे लाया, और इसकी है केल्विन। मीटर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, बराबर r, तो न्यूटन मीटर अपॉन kg केल्विन बराबर r। नाउ अब मैं न्यूटन मीटर के बारे में आपको एक बात बताऊं। न्यूटन मीटर को आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, आप सबने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर किसके बराबर हो गया, वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। इसका मतलब जहां न्यूटन मीटर लिखा है वहां पर हम जूल लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया पूरे को, और न्यूटन मीटर के बजाय क्या लिख दिया, जूल, और जूल अपॉन kg केल्विन बराबर हो गया r। तो r की यूनिट आ गई जूल पर kg केल्विन। आई होप सो समझ आ गया होगा। दोबारा बताता हूँ, बहुत सिंपल, PV इक्वल टू mRT लिखा, m और t को नीचे ले आए, r को उधर रखा, प्रेशर यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर बचा, kg केल्विन। न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल होगा, मैंने आपको बताया कैसे। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने सब कुछ सेम कर रखा है, प्रेशर की यूनिट भी लिखी है, वॉल्यूम की यूनिट भी लिखी है, और मास की लिखी है, और kg की, टेम्परेचर की भी लिखी है। अगर ये नहीं भी दिख रहा होगा तब भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं ले आया और मैंने हिंट दिया, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जूल होता है न्यूटन इनटू मीटर, पुट इन द अबव, इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर जूल पर kg केल्विन हमारी यूनिट आ गई। अब हम बात करते हैं वैल्यूज के बारे में, इनकी वैल्यू क्या होती है। बच्चों वैल्यू को समझो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो सबके लिए कॉमन रहेगी, वो होती है 8314 जूल पर kg केल्विन। बट क्या होता है, जूल बहुत कम होता है, तो हम लोग जनरली किलो जूल में यूज करते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो। किसी भी जूल को किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो हमने 8314 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर देखो जरा एक बार, तो क्या होगा, 8314 जूल पर kg केल्विन। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 123, यहाँ हट जाएगा, तो 18.134 किलो जूल पर kg केल्विन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो सबके लिए सेम रहेगी, कोई सी भी गैस आ जाए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब अगर PV इक्वल टू nRT फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें R की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। बट PV इक्वल टू mRT लगाते हो तो जिसका मास ले रहे हैं गैस का, उसी का गैस कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कैसे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को उस गैस के मोलर मास से डिवाइड कर दो। एग्जांपल के लिए आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो O2 होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, तो 32 को डिवाइड कर दो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जैसे हमने तो फिलहाल एयर के लिए लिया, तो एयर का मोलर मास हम जनरली कितना लेते हैं अपने, वो आपको डिटेल में नहीं जाना क्यों लेते हैं, कितना लेते हैं, 28 लेते हैं। तो 8314 डिवाइडेड बाई 28 इक्वल टू 297 जूल पर kg केल्विन। तो जूल में आया, डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.297 किलो जूल पर
केजी केल्विन। तो ये बेसिकली वैल्यू। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, उसका हमने डेरिवेशन पढ़ा। यहाँ तक डेरिवेशन करना होगा एग्जाम में। एग्जाम में आप यहाँ से शुरू करेंगे डेरिवेशन, और मेरे हिसाब से आप यहाँ तक खत्म करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, मतलब इतना ड्राइव नहीं करेंगे यूनिट, मैंने आपको पूरा ड्राइव करके बताया, आप डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इसको नोट कर लेना, और वैसे भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट फिर भी इसे नोट करते रहिए, अपने खुद के नोट्स बनाते रहिए। ये रफ वर्क है, इसे नोट मत कीजिएगा, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। और अगर इसके बाद अगर कोई भी फीडबैक हो मुझे आप बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, नोट कर लीजिए।